दोस्तों, देश की सबसे पावरफुल जॉब आईएएस की है। इसलिए हर एक स्टूडेंट का यह सपना होता है कि वह एक आईएएस ऑफिसर बनके अपनी देश की सेवा करे। आज का हमारा टॉपिक है आईएएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज रिक्वायर होता है, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है, आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, कट ऑफ कितना जाता है, सिलेबस क्या है, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए, सैलरी कितनी होती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं दिग्विजय एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, आईएएस के एग्जाम को यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि वो आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वह गलत बोल रहा है। असल में वह सिविल सर्विस का तैयारी करता है। उसे हम सिविल सर्विस की तैयारी कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे सर्विस होते हैं, जैसे आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईएएस आदि प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आपको 24 प्रकार के कुल सर्विस मिलते हैं। इन सभी का एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम मार्क्स से अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स किया हो तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। एक खास बात यह है कि कैंडिडेट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है, लेकिन जितने भी अदर सर्विस हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत, जैसे आईएफएस, आईआरएस आदि के लिए माइग्रेट हो सकते हैं। जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान के माइग्रेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें जनरल की 21 से 32 साल होती है। यहीं पे ओबीसी की 21 से 35 साल होती है। एससी और एसटी वालों के लिए 21 से 37 साल होती है। और अदर हैंडीकैप जैसे विकलांग लोगों के लिए कुछ छूट मिलती है। तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को इस एज लिमिट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको एज लिमिट के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। तब हम बात करते हैं कि हम कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। एससी और एसटी वर्ग के लोग के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। ओबीसी वाले 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और अदर बैकवर्ड एरिया के लिए आपको कुछ छूट मिलता है। बात करें जम्मू एंड कश्मीर के, तो यहाँ पे अप टू द लिमिट होता है। याद रहे, जब आप प्रीलिमिनरी एग्जाम में बैठते हैं तभी से आपका एज काउंट होना चालू हो जाता है। तो आप एग्जाम देने से पहले अपना एज एक बार सुनिश्चित कर लें कि आपका एज है या फिर नहीं। ये एग्जाम भारत की सबसे टफेस्ट एग्जामों में से एक एग्जाम मानी जाती है। इसमें सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम होता है। 100% में 0.23% होता है। बात करें इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहले इसमें आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आप मेंस देंगे, उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, तब आपका सिलेक्शन होता है। 3 पेपर देने पड़ते हैं। अब इन तीनों पेपर के अंदर देखिए कौन कौन से पेपर होते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहले जनरल स्टडीज और दूसरा सीसेट का होता है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन और दूसरे में 80 क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। बात करें इसमें फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिटिकी, सोशल डेवलपमेंटेड आदि प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको न्यूज़पेपर का पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अपने राज्य में क्या हो रहा है, सरकार कौन सी योजना ला रही है, कौन सी योजना को निरस्त की है, इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें जानकारी होनी अनिवार्य है। अपनी आसपास तथा राज्य तथा इंटरनेशनल, नेशनल सारी जितनी भी न्यूज़ हैं आपको पढ़ना ज़रूरी होता है।
क्योंकि सारे करंट अफेयर्स यहीं से बनते हैं। बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, तो इसमें बैंक एसएससी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, इंडिकल कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग आदि इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। कक्षा 10 से लेकर 12 के सारी सवालें पूछी जाती हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की सारी किताबें आप पढ़ लें, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या हिंदी, इंग्लिश हो। याद रहे कि प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम होता है जो कि आपको मेंस एग्जाम में बैठने देता है। इसका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है, आपको मेंस बेसिक पे मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में, तो इसके अंतर्गत 9 पेपर होते हैं। पहला पेपर ऐसे का होता है जिसे हम निबंध कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बात करते हैं सेकंड पेपर के लिए, तो जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड सोसाइटी होता है। अब बात करते हैं तीसरे पेपर के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। बात करते हैं चौथे पेपर के बारे में, तो इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछे जाते हैं। बात करें इसमें पांचवें पेपर के बारे में, तो इसमें एथिक्स, इंटीग्रेटिव एंड एप्टीट्यूड का पेपर होता है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आके छट जाते हैं। इंटरव्यू में आपको बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने, खाने, सोचने, सभी प्रकार की चेकअप की जाती है। आपकी पर्सनालिटी के बारे में चेक की जाती है। आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपका पूरा बायोडाटा लिया जाता है। उसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रहे, आप जिस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाए हैं उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन आने के चांस उसमें से ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू में। याद रहे, इंटरव्यू में आपके हर एक पॉइंट को नोटिस किया जाता है। अगर आपसे कोई भी चूक होती है तो आप इस नौकरी से हाथ धो के बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सैलरी के, तो इनकी सैलरी अलग अलग होती है। जैसे आपका रैंक क्या है, किस कैटेगरी की जॉब मिली है। जैसे डीएम का पे स्केल 50,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति माह होता है। मंत्री के सचिव या विभाग के सचिव 1 से 1.5 लाख रुपये सैलरी होती है। चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख और कैबिनेट सेक्रेटरी को 2.5 लाख मिलती है। इसके अलावा बाहर से सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड, अगर आपको इसकी तैयारी के लिए अच्छी किताब व अच्छी नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं इस पे एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बताऊंगा कि कौन सा बुक और कौन सा सब्जेक्ट इसके लिए बेस्ट होता है। आपको कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में किस सब्जेक्ट से पढ़ना होता है, क्या क्या पैटर्न होते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।